दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑडियो पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस पॉडकास्ट में हम एनएलपी के दूसरे प्रीसपोजिशन पे बात करेंगे। लेकिन मैं दूसरे प्रीसपोजिशन की बात करूं उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है, तो कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा पॉलिटिकल पावर, कोई कहेगा नॉलेज, कोई कहेगा आर्म्स एंड एमिनेशन, कोई कहेगा एटम या हाइड्रोजन बॉम्ब। शायद आपके भी मन में इस वक्त ऐसा ही कोई जवाब आ रहा होगा। अगर आपके भी जवाब इनमें से किसी एक से मिलते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस से बड़ी ताकत कुछ भी नहीं। उदाहरण से समझाता हूं। दोस्तों, आपने दशरथ माझी के बारे में जरूर सुना होगा। बिहार के एक छोटे से गांव का एक गरीब आदिवासी, जिसने अपनी पत्नी के मरने के बाद उस दुख भरे इमोशन को शांत करने के लिए पहाड़ का सीना चीरकर 6 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी, जिसके लिए उस व्यक्ति ने अपने 22 वर्ष खपा दिए। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह आपको चकित कर देगा। उस व्यक्ति ने 6 किलोमीटर पहाड़ को काटने में केवल फावड़ा, छैनी, हथौड़ी और अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल किया। क्या कोई ऐसा सोच भी सकता है? दोस्तों, एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, और यह दूसरा उदाहरण आपको और भी आश्चर्य में डाल देगा। जहां माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए एक सुपर फिट एथलीट भी 10,000 बार सोचने को मजबूर हो जाए, वैसे हजारों फीट और सैकड़ों ब्रेथ टेकिंग खतरों को पार कर एक ऐसी लड़की जिसके शरीर की ज्यादातर हड्डियां टूटी हो, एक पैर कटा हो और प्रोस्थेटिक लेग के साथ उस लड़की ने माउंट एवरेस्ट को समिट किया, जिसका नाम था अरुणिमा सिन्हा। जानते हैं, जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अरुणिमा सिन्हा के साथ एक खतरनाक इंसिडेंट हुआ, जहां चलती ट्रेन से उसे फेंक दिया गया और दूसरी ट्रैक पर आ रही ट्रेन से टकराकर ट्रैक पे गिरी। अरुणिमा का एक पांव कट चुका था और रीढ़ की हड्डियों से लेकर स्कल तक में कई फ्रैक्चर्स थे। उस वक्त डेथ बेड पर लेटी हुई अरुणिमा ने यह सुनकर भी कि वह अब कभी जीवन में खड़ी तक नहीं हो सकती, निश्चय किया कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसके लिए मेरा नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगा। और चूंकि वह एक प्रोफेशनल एथलीट थी, उसने उन हालातों में जहां लोग अपना हौसला खो बैठते हैं, अरुणिमा ने निश्चय किया कि मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट करूंगी, और वह ऐसा करने में सफल भी हुई। उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह थोड़ी दूर चलती थी तो उसके प्रोस्थेटिक लेग के जॉइंट से, जहां नकली पांव उसके घुटने से जुड़ा हुआ था, उस जगह की स्किन छिल जाया करती थी, खून रिसता था, बेतहाशा दर्द होता था। फिर भी उसने ट्रैकिंग नहीं छोड़ा और अंततः माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। क्या एक इंसान सपने में भी ऐसा करने की सोच सकता है? दोस्तों, आखिर इन दोनों कहानियों में एक आम इंसान से अलग क्या है? अरुणिमा और दशरथ माझी दोनों ही जिस हालात में निर्णय ले रहे थे, अपने निर्णय को लेकर वह न केवल उस वक्त इमोशनली चार्ज्ड अप थे, बल्कि उन्होंने अपने लक्ष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने इमोशन को कैरी फॉरवर्ड किया। और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने नकारात्मक इमोशंस को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट किया, और वो लगातार ऐसा करने में कामयाब रहे। दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि ऐसे कार्य बिना इमोशनल पावर के करना असंभव है। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वह आपको ऐसे सभी लोगों के आश्चर्यचकित करने वाले लक्ष्य को हासिल करने की कहानी के पीछे के रहस्य से अवगत कराएगा। और वह बात है कि हमारा अवचेतन मन हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऐसे में अगर आप अपने किसी लक्ष्य से इमोशनली कनेक्ट हो जाएं, तो उन्हें प्राप्त करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इमोशनली अपने लक्ष्य से कनेक्ट होते ही आप अपने अवचेतन शक्तियों का
जाने अनजाने उपयोग करना शुरू कर देते हैं। और आप सभी यह बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपके अवचेतन मन के भीतर असीमित शक्ति है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी अवचेतन शक्तियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट और कंट्रोल करना आना चाहिए। और एनएलपी की दूसरी प्रीसपोजिशन इसी कार्य में आपकी सहायता करता है, क्योंकि एनएलपी का दूसरा प्रीसपोजिशन यह कहता है दैट एवरी इमोशन हैज एन स्ट्रक्चर। अगर आप उस स्ट्रक्चर को समझ लें तो आप अपने किसी भी नकारात्मक इमोशंस को सकारात्मक तरीके से न केवल बदल सकते हैं बल्कि किसी भी परिस्थिति में उठकर पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। No matter how much time it takes, how much pain you go through, how many obstacles you overcome, you will go to any extent, and your subconscious mind will make sure that you achieve your dream life. दोस्तों, मैं आपको ह्यूमन माइंड के इमोशनल स्ट्रक्चर को समझाऊं उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मान लो किसी सुबह आप ऑफिस के लिए निकले और अचानक यह पता चला कि आपकी कार या बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपके मन में जो बात आएगी कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, अब जॉब पे जाना मुश्किल होगा, किस परेशानी में फंस गया यार, ये दिन बर्बाद हो गया, आज का काम हो नहीं पाएगा, इसकी वजह से कल काम का बोझ बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे ये नेगेटिव इंटरनल टॉक चलते रहते हैं वैसे वैसे आपके भीतर नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स इंस्टिगेट होती जाती है और आप दबाव, तनाव, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन महसूस करते हैं। नतीजा, जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार तो इन नकारात्मक इमोशंस की वजह से दूसरी एक्टिविटीज में भी नकारात्मक असर देखने को मिलता है। किसी से बहस हो जाना, रिश्तों में दरार आना, परिवार में मनमुटाव हो जाना, काम में मन न लगना, जीवन को कोसना, ऐसी चीजें होने लगती हैं जिनके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होते हैं। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? बस एक छोटी सी घटना, बाइक या कार का बिगड़ जाना। अब यहां आप सोच कर देखो, बाइक या कार के बिगड़ जाने की घटना किसी मोटर मैकेनिक के साथ हुई होती तो क्या वह भी इसी प्रकार सोचता जैसे एक आम इंसान सोचता है? या जैसे ही उसकी गाड़ी खराब हुई होती तो उसका माइंड उस प्रॉब्लम की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करना शुरू करता और यह सोचता कि गाड़ी के किस हिस्से में खराबी आई होगी। कहीं इग्निशन स्विच में तो कोई खराबी नहीं, कहीं कार्बोरेटर में कोई कचरा तो नहीं, कहीं प्लग में गंदगी तो नहीं आ गई होगी, कहीं पेट्रोल का पाइप जाम तो नहीं होगा। और साथ ही वह उस स्ट्रक्चर के खराबी को ढूंढना शुरू कर देता और जहां कहीं भी उसे कोई गड़बड़ी दिखाई देती वह वहां से संबंधित टूल का इस्तेमाल कर उस गड़बड़ी को ठीक कर लेता और ऐसा करते ही उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती और वह अपने काम पर चला जाता। बात वहीं खत्म हो जाती और उसके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ चुकी होती, वह भी बिना किसी झमेले के। अब ऐसा करने में वह मैकेनिक इसलिए कामयाब होता क्योंकि उसके पास एक नॉर्मल ह्यूमन से अलग नॉलेज है, एक्सपर्टीज है और टूल्स हैं जिनके उपयोग से वह ऐसी गड़बड़ियों को ठीक कर सकता है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार जब हम जीवन की परेशानियों में फंसे होते हैं तो हमारा मन यह कहता है कि जीवन बर्बाद हो गया, अब क्या होगा, शायद मैं फंस गया, अब इस हालात में शायद मैं जीवन भर नहीं निकल पाऊंगा। अक्सर कोई ना कोई ऐसी ही छोटी मोटी घटना हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पलों को उदासीनता और परेशानियों से भर देती है और हमारे जीवन के एक बड़े हिस्से को नकारात्मक इमोशंस में उलझा कर रख देती है। दोस्तों, अब एक मजेदार पहलू यह है कि अगर आप अपने इमोशन के स्ट्रक्चर को समझ लें और प्रक्रिया को समझकर जिस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से आपके भीतर नकारात्मकता पनप रही है, ठीक उसी पॉइंट को ट्विस्ट या रिफ्रेम करें तो आप किसी भी नकारात्मक स्थिति में अपने नेगेटिव इमोशंस को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाकर ताकत के साथ स्थिति को ठीक कर सकते हैं और वह भी आसानी से। ऐसा करने में एनएलपी के टेक्निक्स आपके लिए उस नॉलेज और टूल्स की तरह काम करती हैं जिसके जरिए आप यह कर सकते हैं ठीक उस मोटर मैकेनिक की तरह।
दोस्तों, इसे ही इमोशनल इंटेलिजेंसी कहते हैं। दोस्तों, एनएलपी में हम 2 तरह के रिफ्रेमिंग प्रोसेस के जरिए ऐसा करने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, एनएलपी हमें किसी भी नकारात्मक इमोशन को सकारात्मक शक्ति में बदलने के लिए 2 तरह के रिफ्रेमिंग प्रोसेसेस सिखाती है। पहला, जिसे कंटेंट रिफ्रेमिंग कहा जाता है, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेमिंग। दोस्तों, अगर कंटेंट रिफ्रेमिंग की बात करूं तो इसे आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको याद करते ही आपके भीतर गुस्से का भाव पैदा होता हो, आप पूरी तरह से नेगेटिव इमोशन से भर जाते हो, बदले की भावना पैदा होती हो और लंबे समय तक उसकी वजह से आप परेशान रहते हो, तो इस वक्त आप सोच कर देखें कि आपके इस इमोशन के लिए जो चीज जिम्मेदार है वह है उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई यादें या कोई ऐसी घटना जब आप उस व्यक्ति की वजह से परेशान हो। तो अब उस घटना या व्यक्ति के याद आते ही आप नकारात्मक इमोशन से भर जाते हो। इसका अर्थ है उस घटना या व्यक्ति की यादें आपको परेशान करती हैं और उन यादों का रिप्रेजेंटेशन आपके अवचेतन मन में एक स्ट्रक्चर यानी VAK, विजुअल, ऑडियो और सेंसेशन यानी फीलिंग के रूप में पड़ी है, जिसके स्टिमुलेट होते ही आपके मन में नकारात्मक इमोशंस भर जाते हैं। अगर आप उन विजुअल्स और ऑडियो में इमेजिनरी चेंजेस लाएं तो आप पाएंगे कि आपके नकारात्मक इमोशंस सकारात्मक हो गए। उदाहरण को महसूस करने के लिए अब जो मैं कमांड आपको देने जा रहा हूं उसे फॉलो करें। याद करें किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके याद आते ही आप गुस्से से भर जाते हैं। अगर वो व्यक्ति मर्द है तो विजुअलाइज करें कि उसने चटक लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, उसके हाथों में हरी हरी चूड़ियां खनखना रही हैं और अब वह मर्द एक बोबड़े व्यक्ति की तरह नाक से घनघना कर तोतले शब्दों में उन्हीं वाक्यों को दोहरा रहा है जो अब तक आपको परेशान करती रही हैं। विजुअलाइज करें विविड और डीपली। चटक लाल रंग की साड़ी में आपका वह दुश्मन खनखनाती चूड़ियों और घनघनाती आवाज में आपको अब्यूज कर रहा है। अगले 3 सेकंड तक इस दृश्य को विजुअलाइज करते रहें और महसूस करें इस वक्त आपकी मेंटल स्टेट और इमोशंस कैसी बन रही हैं। दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त आप हंस रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड कंटेंट रिफ्रेमिंग। है ना मजेदार? दोस्तों, अब अगर कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेमिंग की बात की जाए तो कई बार कुछ घटनाओं के संदर्भ में कंटेंट रिफ्रेमिंग काम नहीं करती, क्योंकि हो सकता है उनका असर हमारे जीवन में बहुत गहरा हो। ऐसे में उन घटनाओं के संदर्भ को यानी कॉन्टेक्स्ट को बदलकर न केवल हम नेगेटिव इमोशंस पे काबू पा सकते हैं, बल्कि उस नकारात्मक घटना को अपनी सफलता को साधने के लिए एक टूल या वेपन यानी शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको महाभारत के युद्ध से जुड़ी एक घटना का स्मरण कराता हूं। दोस्तों, युद्ध के 13वें दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बहन सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी, कौरवों के द्वारा रची गई चक्रव्यूह को तोड़ने के क्रम में बड़ी ही निर्ममता से वीर गति को प्राप्त हुआ, कहें तो मारा गया। और इस पूरी घटना को दूर दूसरे क्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में अर्जुन के रथ को हाँकते हुए अपने दिव्य लोचनों से देख पा रहे थे। अगर वह चाहते तो पल भर में उस मार्मिक और हृदय विदारक घटना को होने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि कौरव अति शक्तिशाली योद्धाओं और सेना के साथ युद्ध में है, जिनके सामने पांडवों की शक्ति बहुत कम है। ऐसे में अगर पांडवों को युद्ध जीतना है तो उन्हें और खास तौर पर अर्जुन को अपने अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करना होगा, और इसके लिए अर्जुन को डीप इमोशनल ट्रॉमा यानी गहरे भावनात्मक आघात से गुजरना होगा जो कौरवों के द्वारा दी गई हो। और अभिमन्यु की मृत्यु ने कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि उसके बाद
जीत सुनिश्चित करने तक अर्जुन को कोई नहीं रोक सका और बुराई पे सच्चाई की जीत हुई, अधर्म पे धर्म विजय हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में घटी नकारात्मक घटनाओं को 3P फॉर्मूला यानी एक अलग पर्सपेक्टिव, परसेप्शन और पोजीशन से देखते हैं तो हमें किसी भी नकारात्मक घटना के गहरे सकारात्मक संदर्भ देखने को मिलते हैं और फिर हम अपने नकारात्मक इमोशंस को जबरदस्त ताकत में बदल सकते हैं और इसी को कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेमिंग कहते हैं। दोस्तों, इस संदर्भ से आप अपने दुख, परेशानियां, इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा को जोड़कर देख सकते हैं। अगर आपके जीवन में आप असीम आघात से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं तो आपके समझ के ईश्वर ने आपको उस परिस्थिति में इसलिए डाला है ताकि आप अपनी चरम शक्तियों को जगा सकें और अपने जीवन के बड़े से बड़े युद्ध में न केवल विजयी हों बल्कि सैकड़ों हजारों वर्षों तक अपने रूप में अर्जुन की तरह एक उदाहरण पेश कर सकें। दोस्तों, आप इस प्रोसेस को NLP के ट्रेनिंग के जरिए और अवचेतन मन को प्रोग्राम कर ऑटोमेट कर सकते हैं और जीवन में आ रही परेशानियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मेरी और आपकी दोबारा मुलाकात कल के पॉडकास्ट में होगी। तब तक के लिए मैं संदीप कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक्स फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे।